पति है, कोई एटीएम कार्ड नहीं कि जब चाहा कैश कर लिया। रोहित अपनी मम्मी सुनीता जी को लेकर अभी घर में घुसा ही था कि देखा अनन्या अपना बैग लेकर कहीं जाने की तैयारी कर रही थी। उसे देखते ही वो बोला, तुम कहीं जा रही हो? हाँ, आज वृंदा के यहाँ किट्टी पार्टी है तो मैं वहीं जा रही हूँ। वहाँ से हम लोग मूवी देखने जाएंगे। बहुत दिन हो गए हैं घर से कहीं गए हुए। लेकिन तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है। अरे रोहित, तुम अभी घर पर ही तो हो, तुम मम्मी का ख्याल रख लेना। और हाँ, प्लीज़ मुझे 5,000 दे दो। 5,000? पर किस लिए? अभी 4 दिन पहले ही तुमने 6,000 लिए थे ना। रोहित ने हैरानी से पूछा। अरे यार, थोड़े बहुत पैसे खर्च कर नहीं सकती हूँ क्या मैं? हर चीज़ का हिसाब तुम्हें देना ज़रूरी है क्या? लेकिन अनन्या, वैसे भी खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, सेविंग है नहीं। जो थोड़े बहुत पैसे बचे थे वो मम्मी के इलाज में खर्च हो गए। थोड़ा सोच समझ कर तो खर्च करो। कहाँ से लाऊं मैं इतने पैसे? अपनी माँ पर खर्चा करने के लिए पैसे होते हैं तुम्हारे पास, सिर्फ पत्नी के लिए नहीं होते। कोई ज़िंदगी ही नहीं है मेरी, मुफ्त की नौकरानी जो मिल गई है तुम्हें। तुम्हारे घर को भी संभालो, तुम्हारी माँ को भी संभालो, और 1 रुपया खर्चा न करो। कहती हुई अनन्या अपना बैग वहीं सोफे पर जोर से पटकते हुए अंदर चली गई। इधर रोहित अपना सिर पकड़कर बैठ गया। उन दोनों की बहस देखकर सुनीता जी उदास हो गई और चुपचाप अपने कमरे में जाकर बैठ गई। आखिर कर भी क्या सकती थी? जब से पति गए हैं तब से घर की स्थिति खराब है। बिजनेस भी पहले से कम चल रहा है। रोहित सब संभालने की कोशिश कर तो रहा था, पर वो अकेला क्या करे अगर अनन्या का ही साथ ना हो तो। जरा जरा सी बात पर रूठ कर बैठ जाती है। उसे अपने खर्चों में कमी रास नहीं आ रही थी। ऊपर से सुनीता जी की बीमारी ने कमर तोड़ रखी थी। बेचारा रोहित कभी माँ को लेकर हॉस्पिटल भागता तो कभी बिजनेस मीटिंग में। अनन्या कोई जिम्मेदारी हाथ में नहीं लेना चाहती थी। खैर, घर में बिल्कुल शांति पसरी हुई थी। आधे घंटे के बाद अचानक दरवाजे की डोल बेल बजी। रोहित ने जाकर दरवाज़ा खोला। एक पल के लिए हैरान हो गया था। सामने अनन्या के मम्मी और भैया खड़े थे। उसे समझ तो आ गया था कि अनन्या ने ही उन्हें फ़ोन करके बुलाया है। मम्मी जी ने दरवाजे पर से ही पूछा, क्या बात है दामाद जी? अनन्या फ़ोन पर बहुत रो रही थी। ऐसी क्या बात हो गई? इससे पहले रोहित कुछ कह पाता, भैया ने कहा, मेरी बहन आपके घर में बिल्कुल भी खुश नहीं है। उसे अपनी छोटी छोटी साओं को मारना पड़ रहा है। कैसा ख्याल रखते हैं आप उसका? रोहित ने अपने आप को शांत रखते हुए कहा, आप लोग अंदर तो आइए, फिर बात करते हैं। जैसे ही वो लोग अंदर आए, अनन्या अपना बैग लेकर कमरे के बाहर आ गई और आते ही बोली, चलिए मम्मी, यहाँ रुकने का कोई भी फ़ायदा नहीं है और मुझे कोई बहस नहीं चाहिए। बस मुझे अब इस घर में नहीं रहना है। अनन्या, मेरी बात तो सुनो। रोहित ने अनन्या को समझाने की कोशिश की। आप तो रहने ही दीजिए दामाद जी। अगर आप बात संभाल पाते तो मेरी बेटी का यूँ रो रो कर बुरा हाल नहीं होता। अरे समदन जी, आप यहाँ अचानक? हैरान परेशान सी सुनीता जी भी शोर सुनकर कमरे से निकलकर बाहर आ गई। हाँ, मुझे तो आना ही था। बेटी की माँ जो ठहरी, बेटी दी है, नौकरानी नहीं, जो दिन भर आपके घर को संभाले और ऊपर से थोड़े से पैसों के लिए आपकी मोहताज हो जाए। हाँ, मैं समझ रही हूँ कि समदन जी, पर आप मेरी बात तो सुनिए। सुनीता जी समदन जी को समझाने की कोशिश करने लगी और वो थी कि समझ ही नहीं रही थी। जब वो आपके घर का काम कर रही है, अपनी सारी जिम्मेदारियां निभा रही है आपके घर की बहू, तो अपनी ख्वाहिशें पूरा करने के लिए कहाँ जाएगी? उसकी इच्छाओं का मान तो आपको भी रखना पड़ेगा। उनकी बात सुनकर सुनीता जी बोली, देखिए समदन जी,
जब तक सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, हमने कभी भी अनन्या को पैसे देने से इनकार नहीं किया। लेकिन यहाँ कुछ समय से बिजनेस सही नहीं चल रहा है। ऊपर से आए दिन मेरी तबीयत भी खराब रहती है, तो घर की बहू होने के नाते अनन्या को भी तो सोचना चाहिए। आखिर घर गृहस्थी है, वक्त ऊपर और नीचे चलता रहता है, कभी कम तो कभी ज़्यादा हो ही जाता है। हाँ, लेकिन यह कम ज़्यादा सिर्फ बहू के लिए ही होता है। क्या आपकी दवाइयों में कोई कमी हो रही है? क्या आपके खाने पीने में कोई कमी हो रही है? बस कमी तो मेरी बेटी के लिए हुई है। उसकी इच्छाएं पूरी कर सको तो लेने आ जाना, नहीं तो लेकर जा रही हूँ मैं अपनी बेटी को। रोहित ने जब देखा कि सास उसकी कुछ नहीं समझने को तैयार है, तो उसने सुनीता जी को शांत रखने के लिए इशारा किया। अनन्या अपनी मम्मी और भैया के साथ वहां से रवाना हो गई। रोहित ने भी अनन्या को रोकने की कोशिश नहीं की। रोहित, तुमने उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? बेटा, छोटी छोटी बातों को रबड़ की तरह नहीं खींचते। नहीं मम्मी, ये बात तुम्हारी बहू को भी समझनी पड़ेगी कि मैं पति हूँ उसका, एटीएम कार्ड नहीं। बेटा, तेरा घर बिगड़ जाएगा, कुछ नहीं होगा, आप फिक्र मत करो। जितने ऐशो आराम से उसे रहने की आदत हो चुकी है ना, वैसा ऐशो आराम उसके मायके में नहीं मिलने वाला। रोहित जानता था कि अनन्या की जितनी इच्छाएं यहाँ ससुराल में पूरी हुई हैं, उतनी इच्छाएं कभी भी उसके मायके में पूरी नहीं की गई। उसके पिता अक्सर बीमार ही रहते हैं, इसलिए उनकी सीधी आधी सैलरी तो उनके इलाज में ही चली जाती है। भाई और भाभी की इतनी इनकम नहीं है जितने में अनन्या आए दिन पैसे मांगती है। अनन्या एक मध्यवर्गीय परिवार की बेटी थी, जिसे रोहित के पिता ने रोहित के लिए पसंद किया था। लेकिन ससुराल में इतना पैसा देखकर अनन्या का दिमाग घूम गया। आए दिन शॉपिंग करना, किसी भी किट्टी पार्टी में जाना उसके लिए एक नॉर्मल बात बन गई थी। इधर अनन्या मायके आ गई। उसे वहां देखकर उसकी भाभी भी हैरान रह गई। उसके पिता ने समझाने की कोशिश की तो उसकी मम्मी ने उन्हें चुप कर दिया। उस दिन उसने दिन भर कमरे में आराम किया। रात को खाने में दाल रोटी और भिंडी की सब्जी देखकर उसका मुंह बिगड़ गया। यह क्या बनवा दिया है मम्मी? मेरा तो पेट नहीं भरेगा, मैं तो पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रही हूँ। उसकी भाभी ने उसकी मम्मी की तरफ देखा तो उन्होंने कहा, उसका मूड खराब है, पिज़्ज़ा खाना चाहती है तो उसे खाने दो। अनन्या का मूड होता है तो काम करती, वरना दिन भर पड़ी रहती। मूड किया तो घर का खाना खाया, नहीं तो बाहर से मंगवा लेती। बैठे बैठे अपनी भाभी को ऑर्डर देती रहती। भाभी भी मन ही मन कुढ़ती रहती कि ऑफिस और घर के काम क्या कम है, जो ननद भी घर पे आकर बैठ गई। ऊपर से नित नए खर्चे करती रहती है। ऐसा करते करते 10 दिन हो गए। आखिर मध्य वर्ग में भी एक सीमा होती है। आज रविवार था तो सब लोग सुबह की चाय साथ ही पी रहे थे। इतने में अनन्या भी उठकर आई, बोली, मम्मी मुझे पार्लर जाना है, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा, प्लीज 5,000 दे दो। उसकी बात सुनते ही उसकी भाभी हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, 5,000? वो भी पार्लर के लिए? ननद रानी, यहाँ मायके में कौन सा धन रख कर गई हो आप, जो आपने जब मांगा निकाल कर दे दें? भाभी, तमीज़ से बात कीजिए। मैं आपसे पैसे नहीं मांग रही हूँ, अपनी मम्मी से मांग रही हूँ। अनन्या थोड़ी बिगड़ते हुए बोली, अच्छा, पर आपको बता दूँ कि आपकी मम्मी भी इसी घर में रहती है, और शायद आप ससुराल जाकर भूल गई हैं कि आपका मायका मध्यवर्गीय है, जहाँ खर्चे इच्छाओं पर भारी हो जाते हैं। और वैसे भी आपको बता दूं कि इस घर का खर्चा कैसे चलता है, वो हम दोनों पति पत्नी ही जानते हैं। भाभी बस, आप तो कुछ भी बोले जा रही हैं। मत भूलिए कि ये मेरा मायका है। अनन्या ने अपनी आवाज़ तेज करते हुए कहा, बेटा, तुम भी मत भूलो कि तुम्हारा मायका मध्यवर्गीय है।
तुम्हें 10 दिन से जिस तरह की हरकत हम करते हुए देख रहे हैं ना, उससे तो लगता है गलती रोहित की है ही नहीं, बल्कि गलती तुम्हारी है। अब की बार उसके पापा ने कहा। अरे आप क्या कहे जा रहे हैं? अनन्या की मम्मी ने कहा तो उसके पापा ने डांट कर उन्हें भी चुप करा दिया। चुप रहो तुम, एक शब्द नहीं बोलोगी अब। अपनी बेटी का घर बिगाड़ने में तुमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। तुम्हारी बेटी के खर्चे देखे हैं मैंने। तुमने ये भूल गई कि ये किस जगह से निकल कर गई है। इसके ससुराल वालों को बुरा दौर चल रहा है तो वो उसके उल जुलूल खर्चे पूरे नहीं कर पा रहे हैं, तो बजाय ऐसे बुरे दौर में उनका साथ देने के ये उनको छोड़कर चली गई। अरे ये पढ़ी लिखी है या गंवार थोड़ी ना है जो सिर्फ मांगने के लिए हाथ फैलाती रहती है। अरे आत्मनिर्भर बने, किसने मना किया है? चाहती तो अपने पति के साथ बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चल सकती थी, लेकिन नहीं। इसने तो पति को ही एटीएम कार्ड समझ रखा है, जब चाहा कैश कर लिया। इससे तो लाख गुना अच्छी मेरी बहू है जो अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है और इस घर के खर्चों को बराबर संभाल रही है। इससे कहो कि आज के आज अपने ससुराल जाए, नहीं तो अपना बंदोबस्त कहीं और कर ले। हम इसके बेवजह के खर्चे नहीं उठा सकते। आखिर अनन्या के पापा के आगे उसकी मम्मी कुछ ना कह पाई और उन्होंने अनन्या को ससुराल जाने के लिए कह दिया। इधर अनन्या को भी समझ में आ गया कि उसके नखरे सिर्फ उसका पति ही उठा सकता है और कोई नहीं। आखिर वो लौटकर अपने ससुराल चली आई और अब वह अपने पति के साथ समझदारी से घर चलाने लगी। हालांकि गलतियां अभी भी उससे बहुत होती थी, लेकिन अपने मायके वालों से शिकायत करने की जगह वो सुनीता जी से पूछना ज़्यादा पसंद करती थी। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और कभी-कभी मुझे हाइप भी कर दीजिएगा। थैंक यू।